अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? ग्लैड टू सी यू बैक। आज हम एटम्स एंड न्यूक्लियर का सेकंड एंड लास्ट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। तो देखते हैं क्या क्या इसमें सवाल बन सकता है एंड दैट विल एंड दिस चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहला सवाल आ रहा है, डिफाइन न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, और साथ में यहाँ पे आपको कंडीशंस भी बोलनी पड़ेंगी फॉर फ्यूजन रिएक्शन। अब ये फिशन क्या होता है तो आपने ये पहले भी पढ़ा होगा। चाहे न्यूक्लियर फिशन, थोड़ा सा पहले बोल दूं, चाहे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो, बोथ आर अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब क्या होता है, चलिए सारे इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं एक्सप्लेन हर एक चीज करते हैं। तो पहले न्यूक्लियर फिशन को हम बेटा एक्सप्लेन करते हैं। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? एक अनस्टेबल हेवी न्यूक्लियस का फटना। समझना बेटा मेरी बात को। और बेटा ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। न्यूक्लियर रिएक्शन तो यही होता है एक्चुअली। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करूं, बोथ फिशन एंड फ्यूजन आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन होता है अगर आप एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड कराओगे किसी पार्टिकल से। अब ये पार्टिकल कौन सा, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, अगर एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाए किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है, कुछ और बन जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो हमारा फिशन एंड फ्यूजन भी जो है बोथ आर न्यूक्लियर रिएक्शंस। यानी इसमें भी हम एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड कराएंगे किसी पार्टिकल से और वो अपनी आइडेंटिटी लूज करके कुछ और बनने वाला है। बट फिशन में क्या होता है? फिशन में एक हेवी न्यूक्लियस होता है। इस हेवी न्यूक्लियस को हम बम्बार्ड कराते एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, या इसको हम एक और नाम भी बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन। व्हाई थर्मल न्यूट्रॉन बेटा? इट्स एक्चुअली स्लो मूविंग न्यूट्रॉन विच इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद एटमॉस्फेयर। इसका वेरी स्मॉल एनर्जी होता है, इसलिए स्मॉल एनर्जी होना चाहिए ताकि ये इजीली कैप्चर न्यूक्लियस इसको कर सके। तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है हेवी। कितना ये बड़ा हेवी होना चाहिए? यूजुअली देखा गया न्यूक्लियर फिशन जो है उन न्यूक्लियस के लिए होता है जिनका मास नंबर इज ग्रेटर देन 230। यूजुअली इनके साथ ये होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हीं के साथ होगा, बट यूजुअली फिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस फॉर दोज न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर व्हाट ग्रेटर देन 230। अब ये फिशन क्या होता है? व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ हेवी एटम, एक हेवी एटम का न्यूक्लियस का क्या होना? स्प्लिट होना बेटा, डिवाइड होना इनटू व्हाट, डॉटर या लाइटर न्यूक्लियर में। समझना मेरी बात को। एक हेवी न्यूक्लियस का स्प्लिट होना, लाइटर न्यूक्लियर में स्प्लिट होना, उन लाइटर न्यूक्लियर को हम क्या बोलते हैं बेटा? उनको हम डॉटर न्यूक्लियर बोलते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस ऑफ अ हेवी एटम स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियर थ्रू अ न्यूक्लियर रिएक्शन, मैंने अभी बोला कि आप एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड कराते हो किसी पार्टिकल से, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। यानी यहां पे भी एक हेवी न्यूक्लियस को बम्बार्ड करना है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल से, न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, इससे बम्बार्ड कराओ। बम्बार्ड करने के बाद ये स्प्लिट हो जाता है इनटू लाइटर न्यूक्लियर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लियर रिएक्शन या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, सॉरी। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। समझना बेटा मेरी बात को। अब जब आपने एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड कराया जिसका यूजुअली मास नंबर क्या होता है? 230 से ज्यादा। चलो मेरे न्यूट्रॉन से मैंने बम्बार्ड कराया। बम्बार्ड करने के बाद बेटा एनर्जी इज रिलीज्ड। चाहे फिशन रिएक्शन हो चाहे फ्यूजन रिएक्शन हो, इन सम रिएक्शंस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन एंड इन सम रिएक्शंस एनर्जी इज रिलीज। तो यहां पे एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम देखें ज्यादातर यूरेनियम 235 की बात हम करेंगे, फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस वी हैव टू बम्बार्ड यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 इज नॉट फिशनेबल। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव आए, यूरेनियम 235 इज फिशनेबल बट यूरेनियम 238 इज नॉट फिशनेबल। तो फिशनेबल कौन है? यूरेनियम 235। जब इसको बम्बार्ड कराते हो आप एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से या थर्मल न्यूट्रॉन से, तो बेटा ये अपनी आइडेंटिटी लूज करेगा, ये लाइटर न्यूक्लियर में बेटा डिवाइड होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन। और यहां पे या न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। और यहां पे क्या होता है? फिशन जब होगा एनर्जी इज रिलीज्ड। तो बेटा यहां पे मैं दो रिएक्शंस दिखाऊंगा। ये यहां पे ना
एक ही बेटा चीज या एक ही न्यूक्लियस अलग अलग प्रोडक्ट्स देगा। और ये एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास लिक्विड ड्रॉप मॉडल होता है, बट जो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहां पे देखिए, यूरेनियम 235 को जब न्यूट्रॉन से बम्बार्ड कराया, ये बेरियम एंड क्रिप्टॉन में डिवाइड हुआ। तो इसने बनाए दो लाइटर न्यूक्लियस, वन इज बेरियम अदर इज क्रिप्टॉन। समझना बेटा मेरी बात को। साथ में ये और 3 न्यूट्रॉन्स जो है इमिट करेगा। दीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। क्लियर। अब बेटा यहां पे साथ में एनर्जी रिलीज कितना होगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी एक न्यूक्लियस, एक सिंगल यूरेनियम 235 न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस कितनी एनर्जी देगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। अच्छा मुझे बताओ, क्यों इज एनर्जी, ये आपने पढ़ा होगा, एनर्जी रिलीज या एनर्जी एब्जॉर्ब हम क्यों से निकालते। बताओ क्यों का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, या तो मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर इफ दिस मास इज बीन कैलकुलेटेड इन केजीज, या तो मल्टीप्लाइड बाई आएगा 931 और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देगा। और इस वाले केस में आपने मास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का मेजर किया हुआ है किसमें, AMUs में। अब मुझे बताओ, अगर यहां पे एनर्जी रिलीज हो रहा है तो क्यू का वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। रिमेंबर, अगर क्यू का वैल्यू पॉजिटिव तो एनर्जी इज रिलीज्ड, अगर क्यू का वैल्यू नेगेटिव तो बेटा एनर्जी इज एब्सॉर्ब। बताओ यहां पे क्यू का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड। तो बताओ बेटा क्यू का वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा, जब मास ऑफ रिएक्टेंट्स मास ऑफ प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो है इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स। कितना ज्यादा, यानी देयर इज मास डिफेक्ट बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये यूरेनियम 235 है और साथ में न्यूट्रॉन भी ले रहा हूं, इनका बेटा मिला के मास ऑफ रिएक्टेंट, समझना मेरी बात को, ये इन प्रोडक्ट्स के मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। देयर इज मास डिफेक्ट। कितना ज्यादा होगा, दैट इज 0.1%। रिमेंबर, फिशन में कभी भी सारा मास बेटा कन्वर्ट एनर्जी में नहीं होता। कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी तो यहां पे आई ना, ये एनर्जी आई कहां से, कुछ मास जो एनर्जी रिलीज हुई बेटा, कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। कितना मास, इट्स ओनली 0.1%। रिमेंबर दिस ऑब्जेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, द होल मास इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट्स ओनली 0.1% ऑफ मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे ना पागल हो जाते हैं जब भी वो यूरेनियम 235 देखते हैं, तो यहां पे सवाल में अगर आए यूरेनियम 235 जो है कंप्लीटली कन्वर्ट किस में हुआ, एनर्जी में हुआ। समझना बेटा मेरी बात को, क्या वो फिशन है, नो। रिमेंबर, यूरेनियम 235 देख के फिशन मत बोलना। फिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, योर होल मास इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इट्स ओनली 0.1% ऑफ मास विच इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये एक रिएक्शन है। क्या आया, एक रिएक्शन देखो बेटा, एक रिएक्शन आया, यूरेनियम 235 जो है, हमने इसको क्या कराया, बम्बार्ड कराया। किससे बम्बार्ड कराया, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से कराया। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, बेरियम क्रिप्टॉन में, और साथ में 3 सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स भी आए, और साथ में एनर्जी एक यूरेनियम 235 न्यूक्लियस ने कितना दिया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक और रिएक्शन भी पॉसिबल है, यही आपने बेटा रिएक्टेंट्स लिए, यूरेनियम 235 प्लस एक न्यूट्रॉन लिया, यानी बम्बार्ड एक न्यूट्रॉन से कराया। अब ये ज़ेनॉन और स्ट्रोंशियम में बेटा क्या होगा, कन्वर्ट होगा। यानी अब इन वाली चीजों में ये कन्वर्ट होगा। साथ में 2 न्यूट्रॉन्स यहां पे आएंगे, यानी यहां पे 2 ही सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स आएंगे। अगेन बेटा एनर्जी रिलीज कितना आया, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आया। ये एनर्जी कहां से आया, कुछ मास इन रिएक्टेंट्स का क्या होगा, कन्वर्ट एनर्जी में होगा। कितना मास, ओनली 0.1% मास आएगा। क्लियर, मेरी बात समझ आई आपको, ओके। नाउ अच्छा, मैं बीच में एक बात बोलूं कि हम बोलते हैं ना, वो साइंस फिक्शन में आता है कि मार्स पे कभी, मे भी सुना होगा, मार्स पे कभी न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी। वो कैसे पता चलता है कि किसी एरिया में कभी न्यूक्लियर वेपन्स बेटा वहां पे, ठीक है ना, यूज हुए थे, बम्बार्ड हुआ था वहां पे। एक्चुअली जब हमने देखा मार्स का, जब हमने सरफेस देखा, वहां पे हमने बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में हमने ज़ेनॉन पाया हुआ है। ज़ेनॉन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फिशन रिएक्शन। तो इससे हमने गेस किया कि शायद वहां पे भी कभी वहां बम्बार्ड हुआ है, न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पे गिरा होगा, फिशन रिएक्शन हुआ है वहां पे, तब जाके वहां पे ये ज़ेनॉन पाया गया है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे देखा गया। राइट, तो मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि दीज आर बाई प्रोडक्ट्स।
क्लियर मेरी बात समझ आई आपको? चलिए यहां पे मैंने लिखा। अब मुझे बताओ कि एक ऊपर जो मैंने रिएक्शन ली इसमें 3 न्यूट्रॉन सेकेंडरी बाहर आए और नीचे जो रिएक्शन ली इसमें सिर्फ 2 न्यूट्रॉन्स बाहर आए, तो ऑन एवरेज बताओ कितने न्यूट्रॉन्स बाहर आएंगे? इन दो का सम डिवाइड बाय 2 यानी 5 न्यूट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 यानी 2.5, यानी ऑन एवरेज देयर इज ओनली 2.5 न्यूट्रॉन सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऑन एवरेज। समझना बेटा मेरी बात को। और साथ में मैंने क्या लिखा? द एवरेज नंबर ऑफ, ये मैंने बोल दिया, द एवरेज नंबर ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड पर फिशन इज, यानी एक न्यूक्लियस के फिशन से, एक यूरेनियम 235 के फिशन से ऑन एवरेज कितने न्यूट्रॉन्स बाहर आते हैं? 2.5। और अगर इन न्यूट्रॉन्स को रोका नहीं गया और इनको ऐसे कुछ और यूरेनियम 235 उसको बम्बार्ड करने दिया गया तो आपने पढ़ा होगा अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, दैट इज द principle of your atom bomb. Now, अब बेटा एक और पॉइंट मैंने क्या बोला? The mass defect in fission reaction is only 0.1%, nearly 0.1%, यानी whole mass in fission reaction is not converted into energy, it's only 0.1% of mass which is converted into energy. चलिए अब बेटा यहां पे जो एनर्जी रिलीज हुआ आपने देखा, इस एनर्जी का 93% जो है ये जो बाई प्रोडक्ट्स आए, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बने, ये बेटा अब रेस्ट में नहीं रहते, जब ये बनते हैं तो ये दौड़ना स्टार्ट करते हैं, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आया। 93% ऑफ द एनर्जी इमिटेड इन फिशन इज टेकन बाय इट्स बाय प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। फिर से बोल रहा हूं, जो ये प्रोडक्ट्स बने, ये बेटा जब रिएक्शन में ये प्रोसेस होगा, ये एनर्जी का 93% ये प्रोडक्ट्स ले जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। रहा 7%, वो 7% जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है या यूटिलाइज 7% एनर्जी का होता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गामा रेज एंड दे आर वेरी डेंजरस। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे 93% ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज टेकन बाय द प्रोडक्ट्स in the form of their what kinetic energies, and rest 7% is used for the production of gamma rays. समझ आई बेटा बात? तो ये थी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। 3 नंबर का सवाल बन सकता है। ओके, अब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये भी एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन में क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जाता है किसी और पार्टिकल से, तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। फिशन में हेवी वाले को बम्बार्ड कराया, आइडेंटिटी खो के वो लाइटर न्यूक्लियर में डिवाइड हुआ। फ्यूजन में क्या होता है? यहां पे 2 या 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियर को आपस में बम्बार्ड किया जाता है, आपस में टकराया जाता है, आपस में नजदीक लाया जाता है और ये अपनी आइडेंटिटी सब खो के कुछ नया बनाते हैं। तो यहां पे वही होता है बेटा, द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियर टू फॉर्म हेवी स्टेबल न्यूक्लियर। और इसमें भी फिशन हो या फ्यूजन हो, बोथ आर अकंपनीड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। वहां पे एक न्यूक्लियस यूरेनियम 235, एक न्यूक्लियस के फिशन से कितना एनर्जी मिला? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे बेटा देखो, तो मैंने 2 लाइटर न्यूक्लियर लिए, ए और बी लिया, ये किसमें कन्वर्ट हुआ? चलो पहले इनको नजदीक लाना भी बड़ी बात है, वो कैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम। क्या 2 न्यूक्लियस आराम से नजदीक आएंगे? नो। व्हाई? बिकॉज बेटा 2 न्यूक्लियस दे विल रिपेल ईच अदर, इनमें पॉजिटिव चार्ज दोनों में, दे विल रिपेल ईच अदर। फिर ये नजदीक कैसे लाते हैं वो अलग मसला है, अभी देखेंगे। फिलहाल मैंने कुछ करके 2 न्यूक्लियस को नजदीक लाया, बम्बार्ड आपस में कराया। लाइटर वालों को जो अनस्टेबल थे, लाइटर वाले 2 अनस्टेबल थे, मिलके अब ये नया बना रहे हैं, वो स्टेबल होगा। तो 2 लाइटर अनस्टेबल न्यूक्लियर का फ्यूज होना, रिलेटिवली अनस्टेबल देन योर प्रोडक्ट। तो बताओ बेटा क्या आया? 2 अनस्टेबल रिलेटिवली एज कंपेयर टू देयर प्रोडक्ट्स। ए एंड बी लाइटर न्यूक्लियर को फ्यूज कराया, फ्यूज कराने के बाद यहां पे एक सी नया न्यूक्लियस बना जो इस ए और बी से ज्यादा स्टेबल होगा, और प्लस क्यू, वेयर क्यू इज एनर्जी रिलीज, यानी फिशन हो या फ्यूजन हो दोनों में एनर्जी निकलता है। वेयर क्यू इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एनर्जी इज व्हाट? रिलीज। समझ आई बात? चलिए, अब सन में फ्यूजन रिएक्शन होता है। अब सन में फ्यूजन रिएक्शन क्या क्या होती है, एग्जांपल्स देंगे। तो यहां पे बेटा क्या होता है? 4 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन 1 जो है ये मिलते हैं, आपस में 4 हाइड्रोजन बने और एक हीलियम न्यूक्लियस बन गया, साथ में 2 पॉजिट्रॉन्स, साथ में 2 पॉजिट्रॉन्स भी बने, 2 यहां पे न्यूट्रिनो भी बने। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, समझना बेटा मेरी बात को। और यहां पे रिलीज एनर्जी कितना हुआ? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुआ। एक और भी पॉसिबल है, आप फिर से 4 हाइड्रोजन 1 लो। अब बेटा अब आप 2 यहां पे इलेक्ट्रॉन से इसको बम्बार्ड करा दो, या इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लिए। अब ये क्या बनेगा? अगेन हीलियम न्यूक्लियस बनेगा, अगेन 2 न्यूट्रिनो आएंगे और यहां पे 26
26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो यहां पे आपको ये रिएक्शन ना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन आप अगर याद भी नहीं रखोगे चलेगा, बट ये वाला पॉइंट याद रखो कि जो सन में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है, आप यहां पे चेक करो बेटा, एक फ्यूजन रिएक्शन में यानी जब 4 हाइड्रोजन 1 मिले और उनने एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? दैट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्लियर? यहां पे बेटा चेक करो, जरा मुझे बताओ एनर्जी पर फिशन क्या आया? दैट वाज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट एनर्जी पर फ्यूजन कितना आया? दैट इज ओनली 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर फिशन इज ग्रेटर देन एनर्जी पर फ्यूजन। एनर्जी पर फिशन चेक करिए बेटा, एनर्जी पर फिशन दैट इज 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स इज ग्रेटर देन एनर्जी पर फ्यूजन दैट इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। राइट? अब जरा मुझे बताओ, अब जो एनर्जी पर फिशन था वो एक यूरेनियम 235 का बेटा जब फिशन हुआ तब एनर्जी उतना मिला। जरा बताओ, एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस का फिशन, यूरेनियम 235 एक न्यूक्लियस का फिशन जब हुआ, एनर्जी रिलीज कितना आया? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो बताओ इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स का कंट्रीब्यूशन था? इस एनर्जी रिलीज होने में 235 न्यूक्लियॉन्स का कंट्रीब्यूशन था, यानी 235 न्यूक्लियॉन्स का कंट्रीब्यूशन से इतना एनर्जी बेटा रिलीज हुआ। तो बताओ एक न्यूक्लियॉन के कंट्रीब्यूशन से कितना एनर्जी रिलीज होगा? इजंट दैट 200 डिवाइड बाय 235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन, एनर्जी पर फिशन, एक फिशन में एक न्यूक्लियॉन, एक फिशन, एक यूरेनियम 235 के फिशन में एक न्यूक्लियॉन के फिशन से, मैं नहीं बोल रहा हूं यूरेनियम एक न्यूक्लियस के फिशन से, यूरेनियम एक न्यूक्लियस के फिशन में एक न्यूक्लियॉन का फिशन हुआ, उस एक न्यूक्लियॉन के फिशन की वजह से बताओ कितना एनर्जी मिलेगा? इजंट दैट 200 डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा? 235 आएगा। अब जरा मुझे बताओ एनर्जी पर फ्यूजन कितना आया? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो जरा बताओ इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स का कंट्रीब्यूशन है? 4 हाइड्रोजन, 4 प्रोटॉन्स का कंट्रीब्यूशन है। तो बताओ बेटा एक प्रोटॉन या एक न्यूक्लियॉन का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? दैट इज 26 डिवाइडेड बाय 4, यानी एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन, एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन। बताओ एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन कितना आया? एनर्जी पर फिशन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन यानी डिवाइडेड बाय 235। एनर्जी पर फ्यूजन कितना आया? 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, बट एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन कितना आएगा? 26 डिवाइड बाय 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चेक करो, एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन इज 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइड बाय 4, जो आएगा अप्रोक्सीमेटली 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन कितना आएगा? एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन आएगा 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 235, वो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर देन एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन। एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन कम आया एज कंपेयर टू एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन। चेक करो, एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन 6.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आया, बट एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन 0.85 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ही आया। यह भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। बताओ एक बनेगा, बताओ एनर्जी कहां ज्यादा रिलीज हुआ, पर फिशन में कि पर फ्यूजन में? तो क्या बोलोगे? पर फिशन में। बट बताओ एनर्जी पर फिशन पर न्यूक्लियॉन ज्यादा कि एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन ज्यादा? क्या आएगा? एनर्जी पर फ्यूजन पर न्यूक्लियॉन ज्यादा आएगा। अच्छा, अब मुझे बताओ, अभी मैं बोल रहा था कि ये न्यूक्लियॉन्स को नजदीक नजदीक लाना ये कोई बेटा नानी का खेल नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। न्यूक्लियॉन्स विल रिपेल ईच अदर, दे आर बोथ पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहां पे मैंने क्या बोला? कंडीशंस फॉर फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? एक कंडीशन है कि टेम्परेचर बहुत बढ़ा दो, टेम्परेचर इतना बढ़ा दो कि इनके पास, न्यूक्लियस के पास बहुत काइनेटिक एनर्जी आए। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जैसे आपने पढ़ा है।
टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा स्पीड बढ़ जाता है, वीआरएमएस बढ़ जाता है। तो सिंपल बात, टेम्परेचर बढ़ा दो, इन न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जब इनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो बेटा जब ये काइनेटिक एनर्जी इनका बढ़ेगा तो ये तेजी से एक दूसरे के नजदीक आएंगे, और अगर एक दूसरे से तेजी से नजदीक आए तो चांसेस है बहुत नजदीक आने के। बट अगर इनका स्पीड कम होता, काइनेटिक एनर्जी कम होता, रिपल्शन इनको ज्यादा नजदीक नहीं आने देगा। रिपल्शन को यहां पे काउंटर करने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। फिर से सुनो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्शन को काउंटर करने के लिए इनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और वो आएगा कहां से, वेरी हाई टेम्परेचर से। कितना हाई टेम्परेचर, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁻⁹ केल्विन्स, जो सन में प्रेजेंट होता है। तो पहला क्या आया, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड्स एनफ काइनेटिक एनर्जी टू एनकाउंटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियस आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इनका आता है। इस रिपल्शन को बेटा काउंटर करने के लिए आपके इन न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और वो कहां से आएगा, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाओगे। कितना बढ़ाओगे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁹ केल्विन्स, एंड दैट इज प्रेजेंट इन दिस सन। एक और क्या है, हाई प्रेशर ऑफ न्यूक्लियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं, न्यूक्लियस का प्रेशर ज्यादा। यानी आपके कंटेनर में जिसमें आप ये फ्यूजन करा रहे हो, घर में बर्तन नहीं है, मतलब स्टार में कोई फ्यूजन हो रहा है, सन में हो रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर प्रेजेंट है तो बताओ बेटा, अगर मैं एक रूम लूं, इस रूम में 2 न्यूक्लियॉन्स या 2 न्यूक्लियस सॉरी छोड़ दूं, बताओ 2 न्यूक्लियस है, हाउ मच इज द प्रोबेबिलिटी दे विल हिट ईच अदर, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। बट अगर मैं इसी रूम में हजारों करोड़ों न्यूक्लियस भर दूं, और बेटा बताओ अब इनके टकराने के आपस में कितने चांसेस, हाई। मैं तो यही चाहता हूं ये आपस में टकराए, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाई pressure of nuclei that provides more frequent collisions। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया न्यूक्लियस का, एक स्पेस में जिसमें आप फ्यूजन कर रहे हो, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो बेटा कोलिजन्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी अब यहां पे आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी बोलोगे कोलिजन का हुआ, और अगर कोलिजन का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया तो फ्यूजन का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा बिटवीन द न्यूक्लियर, एंड हेंस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूजन। क्लियर, होप यू गॉट इट। अब यहां पे लास्ट बेटा टॉपिक आएगा, हमें एक्सप्लेन करना है न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। क्लियर, 2 नंबर का सवाल या 3 नंबर का सवाल में भी, या कोई ऑब्जेक्टिव इससे आए। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, देखो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स है, चलो आप बोलोगे सर न्यूट्रॉन्स आपस में रिपल नहीं करते, लेकिन प्रोटॉन्स तो आपस में रिपल करेंगे ना। अब कौन सा फोर्स ऐसा है जो रिपल्शन के बावजूद, प्रोटॉन में रिपल्शन के बावजूद इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बांध के रखे हुए एक न्यूक्लियस में, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियॉन्स टुगेदर इन ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में बांध के है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी है, यह है बेटा डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स, इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है लॉन्ग रेंज फोर्स। आप देखो कहां चांद, कहां बेटा जमीन, इनके बीच में स्टिल ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, इसका रेंज दूर तक है बट वीक है, वो वीक है। बट न्यूक्लियर फोर्स में उल्टा, इट्स वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी सिर्फ तब इफेक्टिव होता है जब बहुत कम डिस्टेंस हो बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। कितनी कम, आप यहां पे देख सकते हो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 फर्मी टू 4 फर्मी, या फेम्टोमीटर बोलो या 10⁻⁻15 मीटर बोलो। इसका मतलब अगर न्यूक्लियॉन्स के बीच में 3 × 10⁻⁻15 मीटर से 4 × 10⁻⁻15 मीटर तक दूरी हो, तब जाके न्यूक्लियर फोर्स जो है ना इफेक्टिव बन जाता है, यानी तब ये बेटा एग्जिस्ट करता है, यानी जब बहुत कम दूरी हो बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। एक और बात है, और आपके और मेरे बीच में न्यूक्लियर फोर्स नहीं आएगा, इट ओनली अराइजेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। तो पहले मैंने क्या बोला, इट्स अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स एंड अराइजेस ओनली बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, सिर्फ अराइज करेगा बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। इट्स रेंज इज बिटवीन, इसका रेंज बहुत कम है, कितना कम है, बिटवीन 3 फेम्टोमीटर टू 4 फेम्टोमीटर। इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही है बेटा। और ये देखो
नेचर की ब्यूटी क्या है, इसलिए इसको सिर्फ न्यूक्लियस में रखा। इमेजिन अगर न्यूक्लियर फोर्स आपके और मेरे में बीच में होता तो बताओ फिर क्या हो जाता। अरे इतना स्ट्रांग फोर्स होता, रिश्ते गोश्ता भी ये बनान। अब यहां पे देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब ये एक और चीज क्या है, इट इज वेरी मच डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स। यानी अगर आप मामूली सा डिस्टेंस चेंज करोगे न्यूक्लियॉन्स के बीच में, न्यूक्लियर फोर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मच डिस्टेंस डिपेंडेंट फोर्स। दैट इज इफ देयर इज वेरी स्मॉल चेंज इन सेपरेशन में थोड़ा ही चेंज लाओ आप बेटा, देयर इज अ वेरी लार्ज चेंज इन न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन देम। मामूली सा आप सेपरेशन चेंज करो, न्यूक्लियर फोर्स पे बहुत बड़ा चेंज आएगा। क्लियर? ये चार्ज वार्ज पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये भेदभाव नहीं करेगा। ये प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, बिकॉज ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है। साथ में ये स्पिन डिपेंडेंट भी नहीं है। छोड़ो ये पॉइंट, बस याद रखो, इट्स नीदर चार्ज डिपेंडेंट नीदर इट इज स्पिन डिपेंडेंट। क्लियर? ठीक है ना? इट इज स्पिन इंडिपेंडेंट फोर्स, इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। नाउ समझना बेटा, ये अट्रैक्टिव, इसका नेचर अट्रैक्टिव भी है और इसका नेचर रिपल्सिव भी। हाँ, यूजुअली अट्रैक्टिव ही होता है, बट इसका नेचर अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। अट्रैक्टिव कब, रिपल्सिव कब? चेक करिए। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, समझो बेटा मेरी बात को, देखो, व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन 0.8 फर्मी, अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में 0.8 फर्मी या फेम्टोमीटर बोलो, अगर उससे ज्यादा सेपरेशन आया, तब बेटा ये क्या बनेगा बेटा? देन यहां पे देखिए, इफ इट इज बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स इज ग्रेटर देन, अगर बेटा न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेपरेशन आया 0.8 फेम्टोमीटर से ज्यादा तो अट्रैक्टिव आएगा, बट अगर उससे कम आया, 0.8 फेम्टोमीटर या फर्मी से कम आया, देन इट्स रिपल्सिव नेचर। फिर से सुनो, 0.8 बेटा फेम्टोमीटर से अगर कम सेपरेशन आई, रिपल्सिव, उससे ज्यादा आया तो अट्रैक्टिव। इसका मतलब ये भी हुआ ना, बताओ, न्यूक्लियर फोर्स इन न्यूक्लियस, इज दैट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? देयर इट इज अट्रैक्टिव बिकॉज इट्स होल्डिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। इसका मतलब दो न्यूक्लियॉन्स जो होंगे ना, ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, बताओ बेटा क्या होगा, उनके बीच में सेपरेशन 0.8 फर्मी से फिर ज्यादा ही होगा, तभी तो वहां पे अट्रैक्टिव आएगा, अदरवाइज रिपल्सिव आएगा, उससे ये अनस्टेबल बन जाएगा। मैं यूजुअल बात कर रहा हूं, यूजुअली ऐसा होगा। क्लियर? तो ये था बेटा आपकी कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, न्यूक्लियर फोर्स की। फिर से जल्दी जल्दी क्या क्या पढ़ा। एक तो बेटा पढ़ा इसे शॉर्ट रेंज फोर्स ओनली अराइज बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। ये कब अराइज होता है? ओनली बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स व्हेन द सेपरेशन इज वेरी स्मॉल। कितना? 3 FM to 4 FM आएगा। चार्ज इंडिपेंडेंट है, स्पिन इंडिपेंडेंट है। समझना बेटा मेरी बात को, इट इज वेरी मच डिस्टेंस डिपेंडेंट। अगर मामूली सा डिस्टेंस चेंज करोगे, इसमें बहुत ज्यादा चेंज आएगा। साथ में हमने क्या बोला, इसका नेचर अट्रैक्टिव भी है, रिपल्सिव भी है। अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेपरेशन 0.8 फर्मी से कम आए तो रिपल्सिव होगा, अगर उससे ज्यादा आए तो अट्रैक्टिव होगा, और साथ में इट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। ठीक है ना? होप यू गॉट एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। समझ आए तो थम्स अप। चलिए, सी यू।